मैं अभय कुमार सुमन अपने सभी छात्र छात्राओं, अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 10th क्लास के इतिहास विषय के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है इटली का एकीकरण। इसमें सर्वप्रथम मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि आप इटली तो जान रहे हैं कि यूरोप का एक देश है, लेकिन एकीकरण का अर्थ क्या होता है? एकीकरण का अर्थ होता है एक हो जाना, एक कर देना। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इटली एक नहीं था? नहीं, भौगोलिक रूप से इटली एक था, लेकिन राजनीतिक रूप से एक नहीं था। नक्शे पर एक इटली जो दिखता था वो अंदर में एक नहीं था। इसका कहने का अर्थ कि इटली में राजनीतिक रूप से अलग अलग लोगों का शासन था। कहा जाता है कि इटली में 13 अलग अलग राज्य थे जो अलग अलग शासकों के अंतर्गत थे, और इसमें फ्रांस और ऑस्ट्रिया की बड़ी भूमिका थी। वह कभी नहीं चाहता था कि इटली एक हो, क्योंकि इटली के बड़े हिस्से पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का शासन था और यहाँ इटली के संसाधनों का वह दोहन निरंतर कर रहा था। 1815 ईस्वी की घटना, शायद आपको पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिख ये घोषणा करता है कि इटली, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोप के सभी देशों में पुरानी व्यवस्था, शासन की पुरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके विरोध में फ्रांस में आंदोलन शुरू हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रवादी मेटरनिख की इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ करते हैं, और कई चरणों में फ्रांस में आंदोलन होता है। और उसके बाद फ्रांस में एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है। उसी दौरान जब फ्रांस में आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दौरान इटली में भी एकीकरण के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया था। यानी इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1815 ईस्वी। इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान एकीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण लोगों ने इटली में भूमिका अदा की, या कहा जाता है वहाँ के एकीकरण के नायक थे, वो थे 3 व्यक्ति का नाम लिया जाता है: मेज़नी, काउंट काबू और गैरिबाल्डी। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बोर्ड पर इन तीनों का नाम लिखा हुआ। इन तीनों रोल मॉडल या नायक के अलावा एक व्यक्ति का नाम जरूर लेना होगा, और इनके बिना ये एकीकरण पूरा संभव नहीं था। उस व्यक्ति का नाम है विक्टर इमानुएल। विक्टर इमानुएल इटली के जो 13 प्रांत थे उसमें सबसे बड़ा प्रांत था पिडमॉन्ट। पिडमॉन्ट के ये शासक थे, और इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसे अदा की, ये वीडियो में आगे पता चलेगा। अब तीनों व्यक्तियों पर, जो इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक हैं, तीनों पर शॉर्ट में हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मेज़नी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। वह चाहता था कि इटली का जल्द से जल्द एकीकरण हो, लेकिन उसमें राजनीतिक कुशलता और कूटनीति का अभाव था। लेकिन इटली में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना या इटली के एकीकरण की भावना लोगों में पनपाने का, लोगों में बीजारोपण करने का कार्य मेज़नी ने किया। मेज़नी इटली के एकीकरण के लिए एक गुप्त संस्था है कार्बोनरी, उसका सदस्य बना और एकीकरण के लिए कार्य करना शुरू किया, लोगों को सदस्य बनाने लगा। 1830 ईस्वी में इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ, और इसी दौरान मेज़नी चाहता था कि इटली के दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ, और असफल होने पर वह इटली छोड़कर चला गया। और इटली छोड़कर जाने के बाद भी उसने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करता रहा। वह विदेश में रहकर, मतलब इंग्लैंड में रहकर
1831 ईस्वी में यंग इंडिया नामक संस्था की स्थापना करता है और मेजनी 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना करता है। 1848 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया में मेटरनिख का पतन हो चुका होता है तो वह पुनः एक बार इटली आता है और वह प्रयास करता है कि इटली का फिर से एकीकरण हो सके, लेकिन वह इस प्रयास में भी असफल होता है और इस असफलता के बाद वह देश छोड़कर चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। दूसरा व्यक्ति हैं कांट काबूर। लेकिन कांट काबूर को पढ़ने से पहले आपको विक्टर इमैनुअल को देखना जरूरी है, विक्टर इमैनुअल को समझना जरूरी है। विक्टर इमैनुअल का, जैसा कि मैंने शुरू में ही भी बताया था कि विक्टर इमैनुअल इटली के सबसे बड़े प्रांत पॉडीमांट का शासक था। वह एक राष्ट्रवादी, वीर और धैर्यवान शासक था। वह जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय था और इसकी एक और मतलब अच्छी कूटनीति रही विक्टर इमैनुअल की कि उसने कांट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कांट काबूर को प्रधानमंत्री बनाना अच्छी कूटनीति में इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेजनी इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन या एकीकरण की भावना के बीजारोपण के लिए जाना जाता है। तो कांट काबूर वो व्यक्ति है जो लगभग इटली का एकीकरण लगभग पूरा करता है, रोम को छोड़कर, रोम और दक्षिणी इटली को छोड़कर पूरा एकीकरण पूरा करने में कांट काबूर की प्रमुख भूमिका है। और यह अपने कूटनीति द्वारा फ्रांस को भी और ऑस्ट्रिया को भी दोनों को बांधता है, दोनों को रोकता है और वह इटली का एकीकरण करने में सफल होता है। अब कांट काबूर के बारे में पढ़ते हैं। कांट काबूर विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। वह राष्ट्रवादी और सफल कूटनीतिज्ञ था। जैसा मैं पहले कह रहा था कि वह बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की मदद की। याद रखना है कि क्रीमिया के युद्ध में कांट काबूर किसकी मदद करता है? फ्रांस की। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि कांट काबूर मदद बिना आमंत्रण का करता है। क्रीमिया का युद्ध जब हो रहा होता है तो फ्रांस इसको आमंत्रित भी नहीं करता, मदद के लिए बुलाता भी नहीं है, लेकिन बिना मदद के लिए बुलाए वह चला जाता है, क्योंकि क्रीमिया का युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में होता है और वह फ्रांस की तरफ से सेना लेकर चला जाता है। तो फ्रांस को आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है और इसके सहयोग से वह जीत जाता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करता है? कांट काबूर ऐसा क्यों करता है? कांट काबूर सिर्फ ऐसा इसलिए करता है कि ऑस्ट्रिया पर नकेल कसा जा सके, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल में रखा जा सके। और वह फ्रांस के सहयोग से बाद में ऐसा करता भी है। बाद में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को 2 प्रदेश देने का वादा कर ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस की सैन्य सहायता प्राप्त वह करता है। 1862 ईस्वी तक इटली के रोम को छोड़ सभी रियासतों को वह मिला लेता है। ठीक है, तो फ्रांस के शासक जो है नेपोलियन तृतीय, उनको ये कहते हैं कि आपको मैं 2 प्रांत दे दूंगा, आप मेरी मदद करें। और वह उसकी बातों में आ जाता है और उसकी बातों में आकर उसकी मदद करना शुरू करता है। वह एक शर्त लेकिन लगता है नेपोलियन तृतीय, ये शर्त लगता है कि जिस प्रांत को अभी आप अपने में मिलाइएगा, यानी पिडमॉन्ट में मिलाइएगा, वहाँ के नागरिकों का जनमत संग्रह करवा लीजिएगा। अगर वहाँ के नागरिक चाहेंगे तो हम मिला सकते हैं। और पहले से ही वहाँ के लोग, वहाँ की जनता में राष्ट्रवादी भावना थी और वह चाहता था पिडमॉन्ट के साथ मिलना, क्योंकि पिडमॉन्ट को ही वो लोग असली इटली समझ रहा था और यह सही भी था। और सभी लोग मतलब जनमत संग्रह में कांट काबूर का सहयोग करते हैं और धीरे धीरे मतलब 3 प्रांत बच जाता है, दक्षिणी इटली, वेनेशिया और रोम। ये 3 प्रांत को छोड़कर 1862 ईस्वी तक कांट काबूर पूरे इटली का एकीकरण करने में सफल होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1862 ईस्वी में 3 प्रदेश अभी भी बचे हुए हैं
दक्षिणी इटली, वेनेशिया और रोम। और 1862 ईस्वी में ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है, और जिस कारण वे इटली का एकीकरण काउंट काबू देख नहीं पाते हैं। इसके बाद आता है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का पीरियड और काउंट काबू का पीरियड कुछ समय के लिए सेम है। तो गैरिबाल्डी के बारे में हम देखते हैं। गैरिबाल्डी, जैसा कि हम लोग बार बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गैरिबाल्डी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें वन लाइनर जी के पूछता है कि पेशे से गैरिबाल्डी क्या था। तो पेशे से गैरिबाल्डी एक नाविक था, लेकिन उसमें राष्ट्रवादी भावना थी, वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, इसलिए उसने एक संस्था बनाई थी, और उस संस्था में स्वयंसेवकों, राष्ट्रवादियों को सदस्य बनाया था, और उनको ट्रेनिंग देकर लड़ने की ट्रेनिंग दिया था, और उसने अपनी एक मतलब संगठित रूप से एक सेना तैयार कर ली थी। तो आइए गैरिबाल्डी के बारे में देखते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, वह सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दक्षिणी इटली यानी सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। 1862 ईस्वी में उसने रोम पर हमला करने की योजना बनाई, जिसका विरोध काउंट काबूल ने किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन काउंट काबू मना किया, या काउंट काबू नाराज हो गया, और रोम की रक्षा के लिए काउंट काबू ने सेना भेज दी। ठीक है, जिससे नाराज होकर गैरिबाल्डी वापस हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। आखिर गैरिबाल्डी भी एकीकरण चाहता था, काउंट काबू भी एकीकरण चाहता था, लेकिन गैरिबाल्डी जब रोम पर हमला करना चाह रहा था तो काउंट काबू ने क्यों रोका, क्यों अपनी सेना भेजी? उसका कारण यह था कि जनता में रोम के लिए एक अलग भावना थी। रोम जो शहर था, वहाँ पोप का महल था, पोप का निवास स्थान था, और पूरे रोम पर पोप का एक अधिकार था। तो गैरिबाल्डी उस पर अपने सैनिकों द्वारा कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन काउंट काबू रोम पर कूटनीति द्वारा कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि जानता था कि उस पर अगर हमला करते हैं तो पोप तो ये हमला पोप पर हमला माना जाएगा, और पोप पर हमला के कारण जनता नाराज हो जाएगी। यह कारण था कि उसने गैरिबाल्डी का सहयोग नहीं किया रोम पर हमले के दौरान, और उसने काउंट काबू ने अपनी सेना रोम की सुरक्षा के लिए भेजी। इस वाक्य के कारण गैरिबाल्डी नाराज हो गया, और नाराज होकर उसने जो भी प्रदेश जीते थे वह सभी प्रदेश पेडमोंट के शासक को दे दिया, पेडमोंट के शासक विक्टर एमानुएल को दे दिया, और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर वह खेती बाड़ी करने चला गया, यानी वह किसान बन गया, और इसी दशा में अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी भी इटली का एकीकरण बाकी है। अब अंत में इटली का जो 3 प्रदेश अभी भी एक प्रदेश अभी भी बाकी है, वो प्रदेश है रोम, जहाँ पे जिस स्थान पे वहाँ के पोप रहते हैं। आप पोप के बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, जो बच्चे पोप के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप होते हैं। किसी भी चर्च में जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उन्हें पोप कहा जाता है, और जो रोम के पोप होते थे वो पूरे ईसाई समाज के सबसे बड़े मतलब सबसे बड़े जानकार या धर्म के समर्थक या लोग उन्हें मानते थे। सबसे बड़े ईसाई धर्म में सबसे बड़े प्रबल उनका कंट्रोल था। तो इस कारण रोम पर अधिकार करने में थोड़ा मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अंत में रोम पर भी एक अधिकार हुआ, और वो एक अधिकार किसने किया? विक्टर एमानुएल ने किया। उसने भी उस समय भी कूटनीति का सहारा लिया। 1870-71 ईस्वी घटना है, फ्रांस तथा प्रसा के बीच युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध का लाभ उठाकर विक्टर एमानुएल ने पोप के राजमहल को छोड़ समूचे रोम को इटली में मिला लिया, और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दी। इस प्रकार पूरे इटली का एकीकरण
1870-71 में यानी 71 में पूर्ण हुआ और इटली राजनीतिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी एक राष्ट्र के रूप में उभरा। इसके बाद भी इटली के कुछ छोटे छोटे प्रदेश थे जो अभी नक्शा इटली का देखते हैं तो छोटे बहुत छोटे प्रदेश थे, वो अभी भी मतलब स्वतंत्र नहीं हुए थे, उनका कोई ऐसे राजनीतिक महत्व नहीं था, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अभी नवीन नक्शा इटली का आप देखेंगे तो नवीन नक्शा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना और उसमें जुड़ा है तो दो छोटे छोटे प्रदेश, काफ़ी छोटे द्वीप टाइप के प्रदेश जुटे हैं। और बाकी जो एकीकरण के बाद 1871 में जो नक्शा इटली का था वही इटली आज भी है। तो आपने हमको हम आशा करते हैं कि आपको आज इटली का एकीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। इटली का एकीकरण 1815 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कई घटनाक्रम होते हैं। अब सबसे पहले इटली के एकीकरण के लिए मेजनी को हम लोग याद करते हैं। मेजनी वो व्यक्ति था जो लोगों में एकीकरण की भावना का बीजारोपण करता है। उसके बाद कांट काबूर आते हैं। कांट काबूर विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री हैं और वह एक अच्छे कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। और जब वह आते हैं तो इटली के प्रबल दुश्मन ऑस्ट्रिया को एक दूसरे दुश्मन फ्रांस के मार्फत पहले कंट्रोल में करते हैं और फिर से फ्रांस को भी अपने कूटनीति द्वारा पराजित कर कर इटली के एक बड़े भूभाग का एकीकरण करने में सफल हो जाते हैं। गरीबाल्डी के बारे में हम अभी पढ़े हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है या हमको ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबाल्डी बिल्कुल राष्ट्रभक्त था या राष्ट्रवादी व्यक्ति था। उसने वह एक नाविक था, लेकिन उसने एक सेना बनाई। सेना बनाकर दक्षिणी इटली पर अधिकार कर लिया। वह रोम पर भी अधिकार करने जा रहा था, लेकिन कांट काबूर के मना करने के बाद वह वापस आ गया और अपने जीते हुए प्रदेश विक्टर इमैनुअल को देकर वह खेती किसानी करने चला गया। अब इसमें कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हमको याद रखना है कि मेजनी 1830 ईस्वी में गुप्त संस्था कारुनडी का सदस्य बना। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। 1831 ईस्वी में यंग इटली, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना होती है। कांट काबूर क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता करता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कांट काबूर किस युद्ध में फ्रांस की मदद करता है, तो क्रीमिया के युद्ध में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1853-54 में हुआ था। कांट काबूर कूटनीतिज्ञ द्वारा दक्षिणी इटली, वेनेसिया और रोम छोड़ पूरे इटली का एकीकरण करने में सफल होता है। गरीबाल्डी ने राष्ट्रभक्तों और स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई और दक्षिणी इटली पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने अपनी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर खेतीबाड़ी करने लगा, किसान बन गया और अंत में 1870-71 में रोम पर अधिकार करके विक्टर इमैनुअल ने संपूर्ण इटली का एकीकरण पूर्ण किया। इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण होता है। अब मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसमें कुछ समस्या रह गई है या कोई शब्द समझने में दिक्कत हुई या इसमें और क्या नया चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेकर आऊँगा, जर्मनी का एकीकरण, और कुछ और छोटे छोटे देश हैं जो महत्वपूर्ण हैं उसके एकीकरण का टॉपिक लेकर आऊँगा और उस दिन कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा दूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।